8.7 करोड़ युवा न पढ़ाई में, न नौकरी में, न ट्रेनिंग में। आखिर सिस्टम में कमी कहाँ है? नमस्कार, हमारे इस खास शो तथ्यवाणी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। भारत दुनिया की सबसे युवा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम अक्सर कहते हैं इंडिया हैज द डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेकिन सवाल है, अगर हमारे करोड़ों युवा पढ़ाई से निकलने के बाद नौकरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर डिग्री और नौकरी के बीच इतना बड़ा गैप है और अगर करोड़ों युवा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग तीनों से बाहर हैं, तो क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने आप इकोनॉमिक डिविडेंड बन जाएगा? नीति आयोग की नई रिपोर्ट री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047 ने इसी सवाल पर एक बड़ा अलार्म बजाया है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 साल की उम्र के करीब 8.7 करोड़ युवा नीट कैटेगरी में हैं, यानी नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। ये लगभग 11% का हिस्सा है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बेरोजगारी नहीं है। करीब 88% नीट यूथ घरेलू जिम्मेदारियों में लगे हैं, यानी मामला सिर्फ नौकरी नहीं है, मामला ये भी है लाखों करोड़ों युवाओं के लिए एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचने का रास्ता ही कमजोर है। पहले इस आंकड़े को समझिए। नीति आयोग ने 2026 को अपनी रिपोर्ट में भारत के लर्नर्स और वर्कफोर्स को अलग अलग सेगमेंट में देखा है। रिपोर्ट का नीट एस्टिमेट करीब 8.7 करोड़ है। लेकिन यहाँ एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है, ये आंकड़ा किसी एक दिन की लाइव एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्री नहीं है। रिपोर्ट ने PLFS, NSS, AISHE, UDISE और दूसरे डेटा सेट्स के अलग अलग रेफरेंस ईयर्स को मिलाकर एक स्टैटिक पॉपुलेशन स्नैपशॉट तैयार किया है। इसलिए हेडलाइन सही है, करीब 8.7 करोड़ युवा नीट कैटेगरी में हैं। लेकिन इसे ये कहकर पेश करना कि आज भारत के ठीक 8.7 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे हैं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि नीट का मतलब सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, इसमें वो युवा भी हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में नहीं है और ट्रेनिंग में भी नहीं है, और इनमें बड़ी संख्या घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़ी है। यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सवाल, अगर 88% घरेलू कामों में है तो क्या ये युवा काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ शब्दों का फर्क समझना जरूरी है। नीट का मतलब अनपेड डोमेस्टिक वर्क को बेकार बैठना नहीं है। घरेलू काम, केयर वर्क, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल असल में प्रोडक्टिव सोशल वर्क है। समस्या ये है कि इसका इकोनॉमिक रिकॉग्निशन और करियर पाथवे अक्सर नहीं बनता, और यही समस्या महिलाओं पर ज्यादा असर डालती है। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद बताती है कि महिलाओं के लिए स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट में कई अतिरिक्त बाधाएं हैं, जैसे केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की कमी, ट्रेनिंग सेंटर तक दूरी, चाइल्ड केयर की कमी, फ्लेक्सिबल जॉब्स का अभाव, ट्रेनिंग के बाद लाइवलीहुड ऑप्शंस की कमी। यानी अगर किसी लड़की या महिला के पास स्किल सीखने की क्षमता है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर 30 किलोमीटर दूर है, ट्रेनिंग का मतलब टाइमिंग फिक्स्ड है, घर की जिम्मेदारी है और ट्रेनिंग के बाद नौकरी के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो सिर्फ स्किल सीखो और नौकरी करो कहना सॉल्यूशन नहीं है। सिस्टम को भी उसके जीवन के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल सवाल। नीति आयोग की इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 से अब तक 7.67 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जा चुका है, और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के स्किलिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर का एलोकेशन करीब 34,000 करोड़ बताया गया है। तो फिर सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है, अगर इतने बड़े स्केल पर ट्रेनिंग हुई तो नीट की समस्या खत्म क्यों नहीं हुई? जवाब है, क्योंकि ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट एक ही चीज नहीं होती है। किसी व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिल जाना ये गारंटी नहीं कि उसे जॉब मिल जाएगी। असल टेस्ट है स्किल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फिर जॉब, तब इनकम, उसके बाद करियर प्रोग्रेशन। अगर चेन के बीच में कोई भी लिंक छूट गया तो ट्रेनिंग का आउटकम कमजोर रहेगा। नीति आयोग भी इसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम में कई जगह लर्निंग ज्यादा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम है, इंडस्ट्रीज लिंकेज कमजोर है, प्रूफ ऑफ वर्क की कमी है, जॉब रेडीनेस सपोर्ट सीमित है, एंटरप्रेन्योरशिप पाथवे पर्याप्त मजबूत नहीं है। यानी सवाल ये नहीं होना चाहिए कितने लोगों को ट्रेन किया गया, सवाल होना चाहिए कितने लोग ट्रेनिंग के बाद सस्टेनेबल लाइवलीहुड में पहुंचे। यही सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होना चाहिए। अब आते हैं एजुकेशन सिस्टम पर।
एक बेहद स्ट्राइकिंग फिगर नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आता है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के आंकड़ों का साइट करते हुए रिपोर्ट बताती है कि केवल 8.25% ग्रेजुएट्स ऐसे जॉब में हैं जो उनके क्वालिफिकेशन के अनुरूप हाई कॉम्पिटेंसी स्किल कैटेगरी से अलाइन करती है। अब इसे सिंपल भाषा में समझिए। भारत में डिग्री होल्डर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन डिग्री और लेबर मार्केट के बीच अलाइनमेंट कमजोर है और यही वजह है कि ग्रेजुएट होने के बाद भी युवाओं को नई स्किल सीखनी पड़ती है, एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ता है और कई बार अपनी क्वालिफिकेशन से अलग काम करना पड़ता है। इकोनॉमिक सर्वे के स्किल मिसमैच टेबल में भी ग्रेजुएट वर्कर्स का बड़ा हिस्सा सेमी स्किल्ड ऑक्यूपेशंस में दिखाई देता है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ जॉब्स की क्वांटिटी नहीं है, जॉब्स और स्किल्स की क्वालिटी और मैचिंग भी है। अब डायग्नोसिस करते हैं। इस प्रॉब्लम की कम से कम 5 बड़ी वजह दिखाई देती है। सबसे पहला, करियर गाइडेंस। कई स्टूडेंट्स को 10th 12th या ग्रेजुएशन के समय ये पता ही नहीं होता है कि कौन से स्किल की मार्केट में डिमांड है, किस सेक्टर्स में जॉब बढ़ रहा है, कौन सा कोर्स सर्टिफिकेट देता है और कौन एम्प्लॉयबिलिटी। करियर काउंसलिंग को लग्जरी नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। दूसरा, ट्रेनिंग की अफोर्डेबिलिटी। स्किल ट्रेनिंग सिर्फ कोर्स फी का सवाल नहीं है। अगर कोई गरीब परिवार का युवा ट्रेनिंग के लिए 3 महीने काम छोड़ देता है तो उसका लॉस्ट इनकम भी ट्रेनिंग कॉस्ट है। नीति आयोग इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बड़ी बाधा मानता है। इसीलिए गरीब युवाओं के लिए स्किल वाउचर प्लस स्टाइपेंड प्लस ट्रांसपोर्ट सपोर्ट जैसे मॉडल्स ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। तीसरा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। क्लासरूम में मशीन के बारे में पढ़ना और फैक्ट्री फ्लोर पर मशीन चलाना एक चीज नहीं है। इसलिए अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और वर्क बेस्ड लर्निंग को मेन स्ट्रीम करना होगा। युवा को सर्टिफिकेट से पहले काम का अनुभव मिलना चाहिए। चौथा है डिग्री फर्स्ट हायरिंग। अगर एम्प्लॉयर का पहला सवाल है डिग्री कौन सी है और दूसरा सवाल स्किल पर आता है तो सिस्टम स्किल फर्स्ट नहीं हो सकता है। नीति आयोग ने भी स्किल फर्स्ट हायरिंग को एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म के रूप में सामने रखा है। नंबर 5 है वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। अगर घर की जिम्मेदारी और लेबर मार्केट के बीच कोई ब्रिज नहीं होगा तो बहुत बड़ी युवा आबादी वर्कफोर्स से बाहर रह सकती है। इसलिए सेफ ट्रांसपोर्ट, चाइल्ड केयर, नियर बाय ट्रेनिंग सेंटर, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज और होम बेस्ड एंटरप्राइज को फॉर्मल मार्केट लिंकेज, ये सब स्किलिंग पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। अब सबसे जरूरी हिस्सा, सॉल्यूशन क्या है। नीति आयोग ने कई रिफॉर्म सुझाए हैं। इन्हें ग्राउंड लेवल एक्शन प्लान की तरह समझिए। सबसे पहला सॉल्यूशन, क्लास 6 से स्किल एजुकेशन को ग्रेजुएशन के बाद शुरू करना बहुत देर है। रिपोर्ट का प्रस्ताव है कि ग्रेड 6 से जनरल एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल शुरू हो और ग्रेड 9 से स्ट्रक्चर्ड वोकेशनल पाथवेज यानी कौशल ट्रैक्स जैसे ऑप्शन विकसित किए जाए। युवा को 18 साल की उम्र में पहली बार करियर ऑप्शंस नहीं दिखने चाहिए, उसे स्कूल से ही एक्सपोजर मिलना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन, एवरी डिस्ट्रिक्ट रियल अप्रेंटिसशिप। ITI या स्किल सेंटर से निकलने के बाद कंपनी तक रास्ता कौन बनाएगा? इसका जवाब अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम है। हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल इंडस्ट्रीज के स्किल डिमांड मैप हो और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का टारगेट हो। सर्टिफिकेट नहीं, अप्रेंटिसशिप प्लस प्लेसमेंट प्लस रिटेंशन। तीसरा सॉल्यूशन, ट्रेनिंग नहीं, आउटकम। सरकारी फंडिंग का बड़ा हिस्सा सिर्फ एनरोलमेंट पर नहीं होना चाहिए। फंडिंग का एक हिस्सा मेजरेबल आउटकम से लिंक होना चाहिए। कितने ट्रेंड, कितने सर्टिफाइड, कितने एम्प्लॉयड, कितनों की इनकम बढ़ी, कितने 6 से 12 महीने बाद भी काम में टिके, यानी इनपुट बेस्ड स्किलिंग से आउटकम बेस्ड स्किलिंग। सॉल्यूशन 4, डिजिटल स्किल पासपोर्ट। हर युवा के पास एक पोर्टेबल डिजिटल स्किल रिकॉर्ड हो, उसमें डिग्री, सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस सब दर्ज हो। नीति आयोग ने डिजिटल लाइफ लॉन्ग लर्निंग अकाउंट्स, स्किल पासपोर्ट्स जैसी व्यवस्था की दिशा सुझाई है ताकि युवा हर नौकरी में फिर से ये साबित करने के लिए मजबूर न हो कि वो क्या जानता है। सॉल्यूशन 5, डिग्री प्लस स्किल प्लस एक्सपीरियंस। सबसे ज्यादा मजबूत मॉडल यही है। डिग्री भी हो, स्किल भी हो, एक्सपीरियंस भी हो। कॉलेज के 3-4 साल सिर्फ क्लासरूम में नहीं गुजरने चाहिए। हर स्टूडेंट्स को कम से कम एक मीनिंगफुल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप पाथवे मिलना चाहिए। और यहाँ एक जरूरी सवाल सरकार, इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम तीनों से है। अगर देश के 7.7
ट्रेनिंग दी गई तो हमें अब सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा कि इतने लोगों को ट्रेन किया, हमें ये बताना होगा कितने लोगों को नौकरी मिली, कितनों की इनकम बढ़ी, कितनों को इंडस्ट्री ने हायर किया और कितने 6 महीने बाद रोजगार में हैं और कितनों की ट्रेनिंग मार्केट डिमांड से मैच करती है। क्योंकि सर्टिफिकेट की संख्या डेवलपमेंट का फाइनल इंडिकेटर नहीं है। फाइनल इंडिकेटर है युवा क्या सीख रहा है, क्या कमा रहा है और क्या आगे बढ़ रहा है। भारत के पास युवा है, भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी है, लेकिन अब भारत को ट्रेनिंग इकोसिस्टम से आगे बढ़कर एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम बनाना होगा। 8.7 करोड़ नीट यूथ की कहानी सिर्फ बेरोजगारी की कहानी नहीं है, ये एजुकेशन की कहानी है, ये स्किल्स की कहानी है, ये वुमेन्स अनपेड केयर वर्क की कहानी है, ये डिग्री और जॉब के बीच मिसमैच की कहानी है और सबसे बढ़कर ये ट्रांजिशन की कहानी है। युवा को स्कूल से स्किल से अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप से जॉब और जॉब से करियर तक एक कंटिन्यूअस रास्ता चाहिए। क्योंकि विकसित भारत 2047 सिर्फ तब नहीं बनेगा जब हम करोड़ों युवाओं को सर्टिफिकेट दे देंगे। विकसित भारत तब बनेगा जब सर्टिफिकेट हाथ में हो, स्किल्स दिमाग में हो, एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो में हो और डिग्निफाइड इनकम बैंक अकाउंट में हो। यही है असली डेमोग्राफिक डिविडेंड। आज के शो में बस इतना ही। धन्यवाद।